हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी, एडवाइस हमारी। देश शिल्पा सरोज एंड आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 10 कदम राउंड 6 है। ये दोनों ही बैच के लिए इंपॉर्टेंट, लाइक आपका असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर और जियोलॉजिस्ट। ठीक है, आरपीएससी का जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है मई में, तो उस पर्सपेक्टिव से दोनों ही बैच के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और मुझे बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया आफ्टर अटेम्प्टिंग ऑल 10 क्वेश्चंस। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक क्या रहेगा वो मैं आपको बताती हूँ। माइन गैसेस हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं एग्जाम में आपके, और ये दोनों के ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चलो फिर बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं आगे। मुझे पता है कि आप लोग को रिवीजन करना है लास्ट मोमेंट पे, और एक से एक मतलब टॉपिक लेके आया जाए, यही आपका उम्मीद है, मुझे पता है। बट अभी क्या है कि क्लासेस भी हो रहे हैं और ऑनलाइन बैच भी चल रहे हैं, तो उसमें भी टाइम देना पड़ता है। तो इसलिए इसमें इस तरीके की वीडियोस जो हैं 10 कदम राउंड वगैरह, तो बहुत मतलब टाइम लग रहा है इसको बनाने में। चलो ठीक है, वो सब तो अलग ही इशू है, बाकी देखा जाएगा। अभी समय है तो 10 कदम राउंड कवर कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है माइन गैसेस, और चलो फिर इसको स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में आपके पास एक क्वेश्चन था, इन हार्ड एंड ब्रिटल रॉक विच ब्लास्टिंग पैटर्न इज यूज्ड। तो बेसिकली ये क्वेश्चन यहाँ पे ब्लास्टिंग पैटर्न से है। ठीक है, कहाँ से है? ब्लास्टिंग पैटर्न से है। अब यहाँ ब्लास्टिंग पैटर्न से दिया हुआ है, यानी कि देखो ड्रिलिंग या शॉर्ट होल पैटर्न जब स्टोन में हम करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो जो है आपका क्या हो जाएगा? पिरामिड कट। ठीक है, पिरामिड कट, जिसको हम कोन कट बोलते हैं, कोन कट, राइट। और क्या होता है? वेज कट, वेज कट, ड्रैग कट, राइट, फैन कट, बर्न कट, कोरोमंड कट और रिंग ड्रिलिंग। ठीक है, हाँ। तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि हार्ड और ब्रिटल रॉक के लिए कौन सा ब्लास्टिंग पैटर्न हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे क्या? बर्न कट। ठीक है, क्या यूज़ करेंगे? बर्न कट मेथड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। इसके बारे में देखो मैं क्या बता सकती हूँ आपको। सिंपली अगर आपसे बर्न कट पूछना चाह रहा होगा एग्जामिनर, तो यहाँ पे दे सकता है आपको कि भैया हार्ड, ठीक है, होमोजीनियस या फिर ब्रिटल या फिर ग्राउंड लिख सकता है, ब्रिटल ग्राउंड विच ब्रेक्स इवनली। ठीक है, बर्न कट में क्या होता है कि जो ये जो कट है बर्न कट में, इसमें पैरेलल होल्स ड्रिल किए जाते हैं, पैरेलल होल्स ड्रिल किए जाते हैं। ठीक है, पैरेलल होल्स ड्रिल्स एट राइट एंगल। ठीक है, एट राइट एंगल टू द फेस इन अ क्लस्टर। सो बेसिकली यही जानना था इसके बारे में। बर्न कट का कुछ एडवांटेज वगैरह भी है, उसको यहाँ पे हम नहीं बताएंगे क्योंकि फिर वो अलग ही पूरा चैप्टर हो जाएगा, ड्रिलिंग पैटर्न वगैरह। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन था अर्लियर, तो इसलिए यहाँ पे बता दिया है। बढ़ते हैं आगे अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन कहता है हमारा? सो हमारा क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस डज नॉट एक्सीड डैश इन द जनरल बॉडी ऑफ रिटर्न एयर, GBA, यानी कि जनरल बॉडी ऑफ एयर। ठीक है, जनरल बॉडी ऑफ द रिटर्न एयर ऑफ एनी वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट एंड डैश इन एनी प्लेस इन द माइन। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया हुआ है 1.25, 0.75, या फिर 0.75 से 1.25, 1.25 से 0.75, या फिर 1.5 से 2.5। क्या हो सकता है इसका आंसर आपको बताना है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आप क्वेश्चंस का ऑप्शन अपने मैसेज में टाइप कर लो, यानी कमेंट सेक्शन में टाइप कर लीजिए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आपने अगर B लगाया है तो B लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 का अगर आपने C लगाया तो C लिख लीजिए, फिर लास्ट में जो है मुझे सेंड करेंगे। आउट ऑफ 10 कितना स्कोर करा ये जरूर से ज़रूर बताइएगा, ताकि आपका रिवीजन भी आप खुद एनालिसिस कर सको कि हाँ आप कहाँ पे अचीव कर रहे हो, कहाँ पे आप हो एग्जैक्टली, आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है, राइट। चलो इसका आंसर बताइए फटाफट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 0.75 और 1.25। ठीक है, तो कहना यहाँ पे क्या चाह रहा है कि द परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस डज नॉट एक्सीड 0.75% इन द जनरल बॉडी ऑफ रिटर्न एयर। यानी कि जो आपका GBA है, यानी कि रिटर्न एयर की बात कर रहा है कि किसी भी वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट में जो इनफ्लेमेबल गैस का जो परसेंटेज है वो 0.75% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए रिटर्न एयरवे की कंडीशन में, एंड
किसी भी प्लेस में माइन के कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1.25%। ठीक है, याद रखना है इसको, क्योंकि यहाँ पे पहले ही डज नॉट लिख दिया ना, डज नॉट एक्सीड 0.75% इन रिटर्न एयरवे ऑफ एनी वेंटिलेटिंग स्टिक एंड 1.25 इन एनी प्लेस इन द माइन। अब इसका जो रेफरेंस है वो कहाँ मिलेगा आपको, अगेन CMR 2017। ठीक है, किस रेगुलेशन में मिल जाएगा आपको, रेगुलेशन नंबर आपका 153 से स्टार्ट होता है वेंटिलेशन, यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन स्टार्ट होता है आपका, जो कि आपको चैप्टर 12 में मिलेगा। ठीक है, चैप्टर 12 आपका वेंटिलेशन ही है CMR के। ठीक है, तो उसमें आप मुझे लगता है रेगुलेशन 153 के सब रेगुलेशन आप 2 के C में आप चेक करना एक बार, वहाँ पे सेम एज इट इज़ लिखा हुआ है वहाँ पे कि जो परसेंटेज है इनफ्लेमेबल गैस का कितने से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो चीज़ें लिखी हुई हैं वहाँ पे, तो इसको याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट तो है ही। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं आगे, ये राइट आंसर आपका B हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कोल गैसिफिकेशन स्कीम अप्रूव बाय यूनियन कैबिनेट। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कोल गैसिफिकेशन स्कीम का, जो यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया था, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी, टू रिड्यूस इंपोर्ट ऑफ नेचुरल गैस, टू एनहेंस कोल माइनिंग प्रोसेस, टू कन्वर्ट कोल इनटू सिन गैस फॉर प्रोड्यूसिंग एंड प्रोडक्ट। चलिए इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा, योर टाइम स्टार्ट्स। जो है आपका हो जाएगा D, टू कन्वर्ट कोल इनटू सिन गैस फॉर प्रोड्यूसिंग इन प्रोडक्ट। ठीक है, अभी थोड़ा समझते हैं इसको। तो यूनियन कैबिनेट ने जो है कितना रुपए, 8,500 करोड़, ठीक है, इतना जो है क्या किया है, विएबिलिटी गैप फंडिंग में लगाया है। ठीक है, इसको हम VGF बोलते हैं। ठीक है, विएबिलिटी गैप फंडिंग में ये स्कीम है एक्चुअली। ये क्या करता है, ये सपोर्ट करता है किसको, कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट को। ठीक है, कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट में इतना करोड़ रुपए लगा है, याद रखेंगे, ताकि ये क्या प्रमोट कर सके, किसको प्रोत्साहित कर सके। तो कहना है यहाँ पे ये चाह रहा है कि आपको क्लीनर एनर्जी प्रोवाइड किया जाए, क्लीनर एनर्जी को प्रमोट किया जाएगा, यहाँ पे उसका अल्टरनेटिव निकाला जाएगा और एनर्जी सिक्योरिटी को इन्हेंस किया जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमें पता है कि इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी उसका है, काफ़ी जो इम्पोर्ट है हमें काफ़ी ज़्यादा हमारा होता है कोल के कंसर्न में, तो उसको कम किया जाएगा। ठीक है, तो इंडिया जो है हमें पता है कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट करता है क्रूड और नेचुरल गैस बेस्ड प्रोडक्ट, जैसे कि आपका मिथेनॉल, एमोनिया या एमोनियम नाइट्रेट हो गया। तो इसका जो हम सब्स्टिट्यूट अगर हम बोलें बाय प्रोडक्ट, तो हम सिन गैस से क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो बात ये है कि इंडिया के पास तो ह्यूज रिजर्व है कोल का। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात हो गई हमारे लिए, अगर हम सस्टेनेबल तरीके से अगर इसको हम रिजर्व को यूज़ करें और हम मतलब एक क्लीनर फ्यूल की तरफ आगे बढ़ें। ठीक है, और कुछ इस तरीके से अल्टरनेटिव निकाल सकें जिससे हमें बहुत क्लीनर एनर्जी मिल सके। तो इसीलिए यहाँ पे कोल को हम सिन गैस में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ताकि हम इंड प्रोडक्ट क्या कर सकें, प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, तो ये बढ़िया है कोल गैसिफिकेशन स्कीम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अ कोल सीम वेयर इनफ्लेमेबल गैस इज नॉट एक्चुअली डिटेक्टेड देन द कोल सीम इज सेड टू बी। अब यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखो, एक ऐसा कोल सीम जहाँ पे इनफ्लेमेबल गैस को एक्चुअली डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है, तो उस तरीके के कोल सीम को हम क्या बोलते हैं, नॉन गैसी सीम, फर्स्ट डिग्री गैसी सीम, सेकंड डिग्री गैसी सीम या फिर थर्ड डिग्री गैसी सीम। चलो इसका आंसर बताइए आप, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। पूरी तरीके से कंप्लीट करने के लिए हम सिंपली बोल सकते हैं कि अ कोल सीम और पार्ट देयर ऑफ लाइंग विद इन द प्रेसिडेंट ऑफ माइन नॉट बीइंग एन ओपन कास्ट वर्किंग, जहाँ पे इनफ्लेमेबल गैस एक्चुअली डिटेक्ट नहीं किया सकता है जनरल बॉडी ऑफ एयर में किसी भी प्लेस में। ठीक है, या फिर अगर हम यहाँ पे ये पूरी तरीके से क्वेश्चन पलट दें कि व्हेन द परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस इफ एंड व्हेन डिटेक्टेड, जहाँ पे जनरल बॉडी ऑफ एयर डज नॉट एक्सीड 0.1% एंड द रेट ऑफ एमिशन ऑफ सच गैस डज नॉट एक्सीड 1 क्यूबिक मीटर पर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस, तब ये हो जाएगा क्या, फर्स्ट डिग्री गैसी सीम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसी का राइट आंसर आपका यही हो जाएगा, फर्स्ट डिग्री गैसी सीम। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ओके,
तो अभी आप प्रिलिमिनरी CMR के चैप्टर में देखोगे तो आपको मिल जाएगा, मुझे लगता है ZA में आपको देखने को मिल जाएगा फर्स्ट डिग्री गैसीय सीम, उसके बाद ZB में आपको सेकंड डिग्री गैसीय सीम, और ZC में आपको थर्ड डिग्री गैसीय सीम आ जाएगा। ये तीनों ही गैसीय सीम इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन घुमा घुमा के देता है, ठीक है। GBA इंपॉर्टेंट है, जनरल बॉडी ऑफ एयर जिसको बोलते हैं, और आपका हैम वगैरह फिर उसी के आगे दिया हुआ है, हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी, और फिर आपको इसके आगे हॉल रोड गोफ वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, तो वो आप एक बार देख लीजिए, गो थ्रू कर लीजिएगा उसको, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, विच ऑफ द फ्लोइंग गैस इज नोन एज मार्स गैस। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है, देख के एकदम दिल खुश हो जाएगा अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में तो, ठीक है। मार्स गैस किसको कहा जाता है? H2S CH4 NO3 CO। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो सभी कर लेंगे, चलो बताओ। ओके, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा CH4, ठीक है। मार्स गैस मतलब जिसको किसको बोल रहा है, ये मीथेन को बोल रहा है, ठीक है। M से M कनेक्ट करना, ठीक है, मीथेन गैस को ही बोल रहा है CH4। अब जब बात गैस की हुई है, हम पढ़ ही रहे हैं चैप्टर, हमारा टॉपिक ही माइन गैस है, तो बिना माइन गैस को एक्सप्लेन किए मैं आगे बढ़ नहीं सकती हूँ। बहुत बार बताया मैंने, 75 बार बताया, अभी फिर से बता रही हूँ, ठीक है। देखो, जब हम माइन गैस की बात करते हैं तो एटमॉस्फेरिक एयर गैसेस हैं, हमें पता है O2 यानी कि आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इनको हटा दो। बाकी इसके अलावा जो है 9 ऐसे गैसेस हैं जो माइंस में पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से गैस है फटाफट देखते हैं इसको। पहला हो गया आपका क्या, CH4, ठीक है। मीथेन जिसको हम बोलते हैं, गरम गैस, ठीक है, लिख भी दे रही हूँ इधर, फायर डैम्प, फायर डैम्प। और कौन सा हो गया आपका, ब्लैक डैम्प, ब्लैक डैम्प, जिसको हम क्या बोलते हैं, CO2 + N2, ओके। ठंडी गैस इसको बोलते हैं, याद रखेंगे, ठंडी गैस, ओके, हाँ। और फिर क्या हो गया आपका ब्लैक डैम्प के बाद वाइट डैम्प, वाइट डैम्प, जिसको हम CO बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, CO को, खूनी गैस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, खूनी गैस, ऑलराइट। वाइट डैम्प हो गया, उसके बाद फिर आपका नाइट्रस फ्यूम है, नाइट्रस फ्यूम्स। फिर आपका हो गया स्टिंग डैम्प, स्टिंग डैम्प, जिसको हम क्या बोलते हैं, H2S, ठीक है, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। स्टिंग डैम्प को और भी बहुत सारे नाम से जानते हैं, जैसे कि आपका सीवर डैम, सीवर गैस, सोक गैस, स्टिंग डैम्प, सोर डैम्प, ये सब इनके नाम से भी जाना जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड जिसको बोलते हैं, ओके। फिर आपका हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, क्या हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। फिर आपका हाइड्रोजन हो गया H2, और फिर लास्टली आपका गोब स्टिंक, ठीक है, गोब स्टिंक। और फिर आफ्टर डैम्प हो गए, यानी कि एक्सप्लोजन के बाद जो होता है आफ्टर डैम्प उसको बोलते हैं, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट था, ये सारे जो है आपके क्या हो गए, 9 गैसेस जो माइंस में पाए जाते हैं, ओके, इंपॉर्टेंट था। अच्छा, अब ये चीज़ समझ में आ गया आपको, मार्स गैस समझ में आ गया। तो मीथेन की अगर हम बात करेंगे कि मीथेन जो है ये कोल माइंस में पाया जाता है, कहाँ पे, ये सब चीज़ें। दूसरी कि इसी से रिलेटेड आपका एक और डायग्राम है, यानी कोवार्स डायग्राम है, माइन एक्सप्लोजन को शो करता है, कोवार्स डायग्राम, कोवार्स डायग्राम इसी से रिलेटेड है, तो इसको भी आपको पढ़ना होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हम क्या देख रहे थे कि जो मीथेन है वो क्या होता है, इनफ्लेमेबल होता है, इनफ्लेमेबल होता है। अगर ये इलेक्ट्रिक स्पार्क के कॉन्टेक्ट में आता है तो क्या होगा, ज्वलनशील हो सकता है, आग लगा सकता है, ठीक है। और ये लास्टली क्या क्रिएट कर सकता है, एक्सप्लोजन क्रिएट कर सकता है। इसीलिए इसको जो ओल्ड माइनर्स हैं, यानी कि जो पहले से चला आ रहा है, उनको इन्होंने इसका नाम क्या दिया है, गरम गैस, इसीलिए इसका नाम दिया गया है गरम गैस, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, विच गैस इज फॉर्म इन स्टैग्नेंट वाटर इन ऑल वर्किंग इन एरिया ऑफ गोब, ओके। योर ऑप्शन है SO2 H2S CO2 CH4। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, H2S, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब यहाँ पे स्टैग्नेंट वाटर लिखा है, तो आपके दिमाग में फटाक से आना चाहिए कि भैया वो क्या हो सकता है, H2S हो सकता है। इसका क्या क्या नाम से जानते हैं हम, इसको हम बोलते हैं, लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पे,
सीवर गैस, ठीक है, स्वैम्प गैस, चोक डैम्प, और स्टिंग डैम्प, सोर डैम्प। ठीक है, इतने नाम से इसको जानते हैं हम, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। H2S, अब देखो H2S की बात हुई है, ठीक है, इसको क्यों स्टिंग डैम्प बोलते हैं? क्योंकि जो आपका H2S गैस है, ये H2S गैस है, इसमें से स्मेल आती है किस तरीके से? रॉटन एग की, ठीक है, रॉटन एग की। जब अंडा जो होता है जब सड़ जाता है तो किस तरीके से स्मेल करता है, बस उसी तरीके से ये जो है H2S स्मेल करता है, यानी कि आपका स्टिंग डैम्प स्मेल करता है, इसीलिए इसको स्टिंग डैम्प बोला गया है। अब ये H2S जो है ये रिलीज़ कैसे होता है या प्रोड्यूस कैसे होता है? तो क्या होता है, जैसे ही स्पॉन्टेनियस हीटिंग शुरू होती है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग शुरू हो जाती है और गोफ में आग लग जाती है, ठीक है, गोफ में फायर लग जाती है, यानी कि जो आपका आयरन पायराइट है, आयरन पायराइट यानी कि FeS2 कोल में प्रेजेंट है। अब ये हीट इस पे बढ़ रहा है, यानी कि आपका 440 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होता है कि आपका जो लकड़ी है या अगर ये हीट बढ़ रहा है ऑर्गेनिज्म है, क्या मटेरियल है, ये सारे जो है क्या हो जाते हैं पूरी तरीके से एक अपना अलग एरिया बना लेते हैं, दलदल टाइप का, दलदली एरिया। अब उसी में सड़े गले जो आपका मटेरियल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टैग्नेंट वाटर में, और फिर उसमें किस तरीके की स्मेल आएगी? रॉटन एग जैसा, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। तो वही यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा गैस फॉर्म होता है स्टैग्नेंट वाटर में, कहाँ पे? ओल्ड वर्किंग यानी गोब एरिया में, जहाँ ओल्ड वर्किंग होगा तो वहाँ पे कौन सा गैस उत्पन्न होगा स्टैग्नेंट वाटर में। ओके, तो ये समझ में आया, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। द भोपाल गैस ट्रेजेडी विच अकर्स ऑन 2 दिसंबर 1984 इन्वॉल्व द लीक ऑफ विच टॉक्सिक गैस। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है बहुत ही भयावह एक इंसिडेंट अकर हो गया था, ट्रेजेडी बोल सकते हैं। कब हुआ था? 2 दिसंबर 1984 को, जिसमें कौन सा टॉक्सिक गैस लीक किया था जिसके कारण ये ट्रेजेडी हुआ? ऑप्शन है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड या फिर एमोनिया। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, तो इसका राइट आंसर आपका मिथाइल आइसोसाइनेट हो जाएगा, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है और ये बहुत ही भयावह इंसिडेंट है और ये हिस्ट्री में जो है दर्ज है, इसलिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और अगर माइन गैस पढ़ रहे हो आप और किसी भी इंडस्ट्री कारखाने में अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है तो क्वेश्चन पूछ सकता है, चांसेस बढ़ जाते हैं। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है एक तरीके से केमिकल लीक हुआ था यहाँ पे, थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स यहाँ पे उनकी डेथ हो गई थी, बहुत सारे सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, अभी भी उनके ऊपर ये जो इशू है हेल्थ का वो अभी भी चल रहा है, उससे ग्रसित हैं वो सब, ठीक है। इसका जो गैस जो लीक हुई थी इससे अभी भी वहाँ पे लोग जो है वो अभी तक ग्रसित हैं, ठीक है। तो ये जो आपका डेट है ये 2-3 दिसंबर ही है 1984, ठीक है। तो एक केमिकल रिएक्शन हुआ था, यानी कि इनका जो इंडस्ट्री था क्या था? यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट है, कहाँ पे? भोपाल में था, ठीक है, पेस्टिसाइड प्लांट भोपाल में। तो इसमें कौन सा गैस लीक किया? मिथाइल आइसोसाइनेट, याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, फिर से पूछ सकता है। आइसोसाइनेट गैस लीक किया, ठीक है। बहुत ही बड़े लेवल पे, मतलब एक धुआं का गुबार ऊपर की तरफ गया और ब्लास्ट होता है, ठीक है। इस डिज़ास्टर मतलब एक इंडिया का वर्स्ट इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हुआ ये। तो ये याद रखना है आपको, कब हुआ? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुआ कब हुआ? 2 से 3 दिसंबर 1984 का समय, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? विच ऑफ द फ्लोइंग गैस इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ गोफ टू कम्बैट और एज अ मेजर अगेंस्ट फायर और स्पॉन्टेनियस हीटिंग? योर ऑप्शन इज CO2 + N2, दैट इज आपका ब्लैक डैम्प, या फिर CH4 यानी कि आपका फायर डैम्प, या फिर H2S दैट इज स्टिंग डैम्प, या फिर आपका CO दैट इज वाइट डैम्प। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताओ। ओके जी, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये देखो, एक्सेस CO2 + एक्सेस नाइट्रोजन, ठीक है। एक्सेस CO2 + एक्सेस N2 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, ब्लैक डैम का क्या मतलब है? यही मतलब है, ब्लैक
डैम्प, ठीक है, CO2 एक्सेस प्लस एक्सेस N2, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर है ये, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का एक्सेस मिक्सचर है ये, और फिर ये इसको बनाता है क्या, ब्लैक डैम। अब यहाँ पे हम जान क्या रहे थे कि ब्लैक डैम को अगर हम गोफ में क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये स्पॉन्टेनियस कंबशन को या स्पॉन्टेनियस हीटिंग को रोक सकता है, ठीक है। मेजर अगेंस्ट लिखा है ना, तो उसके अगेंस्ट काम कर सकता है, यानी कि ये सही है ब्लैक डैम की अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है। अब बैरोमेट्रिक प्रेशर अगर गिरता है मान लीजिए तो ब्लैक डैम, और ब्लैक डैम जो है किसकी तरफ बढ़ने लगेगा, वर्किंग फेस की तरफ बढ़ने लगेगा, और ये डेंजर कॉज कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि इसकी स्पॉन्टेनियस हीटिंग के अगेंस्ट काम कर सकता है, ये याद रखना है आपको ब्लैक डैम। ओके, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट तो था ही। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने देखा था गोब स्टिंक, राइट, आपने क्या देखा ऊपर, गोब स्टिंक, ये क्या होता है ये भी जान लो, गोब स्टिंक। तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग जब होता है कोल का, कहाँ पे, गोफ में, तो क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। वेट, क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, और क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, और वाटर वेपर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जब स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने लगता है कोल का गोफ में, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर को प्रोड्यूस करता है। साथ ही साथ ये H2S को भी प्रोड्यूस करता है, अगर मान लीजिए वहाँ पे आयरन पायराइड प्रेजेंट है तब, ठीक है। तो जिस तरीके से हीटिंग डेवलप होता है तो स्मोक और ये जो आपका वेपर्स है ये सब प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ये सारा जो मिक्सचर है ना, ये मिला के इस मिक्सचर को हम बोलते हैं गोब स्टिंक, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है ये, इतना याद रखना है आपको, इतनी सी चीज़ें याद रखनी है। तो कैसे हम इसको पता करेंगे कि मान लीजिए इसका जो स्मेल है, ऑर्डर जो है ना, वो किस तरीके से ऑर्डर किस तरीके से होता है इसका। अब इसका स्मेल जो है कैसा होता है, ईंट भट्टा सुना होगा ना आपने, ब्रिक किल्न जिसको बोलते हैं, यानी कि ईंट भट्टा, तो उस तरीके का स्मेल आएगा आपको। जब उसका जो रिटर्न साइड है वहाँ पे जो है आपको ये ब्रिक किल्न यानी कि ईंट भट्टा वाली स्मेल आना शुरू हो जाएगी, तो इसका मतलब कि भैया वहाँ पे गोब स्टिंक का प्रेजेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको फाइंड आउट करते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच गैस कैन समटाइम्स बी कॉल्ड एज चोक डैम्प और सिथ डैम्प। तो ये क्या है, चोक डैम्प और सिथ डैम्प, इतनी बार मैंने आपको बताया, इसको बताने की जरूरत है नहीं, फिर भी देख लो यहाँ पे ऑप्शन दिया, वाइट डैम्प, ब्लैक डैम्प, स्टिंग डैम्प, गोब डैम्प। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्लैक डैम्प, ठीक है। क्या हो जाएगा, ब्लैक डैम्प। इसको तो मैंने इतनी बार बताया है ना, अभी ऊपर ही मैंने आपको ब्लैक डैम के बारे में पढ़ाया, समझाया, तो इसको और किस नाम से जानते हैं, तो ये तो ज़रूरी था पढ़ना। चोक डैम, सिथ डैम्प, ये जो है किसको बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं CO2 प्लस N2 को, ठीक है, एक्सेस CO2 प्लस N2, इसी को हम चोक डैम्प और सिथ डैम्प बोलते हैं, जिसको हम ठंडी गैस बोलते हैं, ठंडी गैस, ठीक है, ब्लैक डैम्प को। इतना याद रखेंगे, ओके। तो ये याद रखिए, क्वेश्चन डायरेक्ट आपके ऐसे पूछ सकता है, तो बिल्कुल इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, एवरी इंस्ट्रूमेंट, apparatus and the system used for detection and measuring of inflammable gas shall be of a type and standard approved in writing by the who, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, मैनेजर या फिर DGMS। ये CI का मतलब चीफ इंस्पेक्टर, RI का मतलब रीजनल इंस्पेक्टर, और फिर मैनेजर और DGMS दिया हुआ है ऑप्शन। बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, चीफ इंस्पेक्टर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट या apparatus या जो भी सिस्टम हम इन्फ्लेमेबल गैस को डिटेक्ट करने में या मेज़र करने में यूज़ करेंगे, वो किस टाइप का और जो स्टैंडर्ड होगा, जो अप्रूव किया जाएगा रिटर्न में, वो भी किसके द्वारा अप्रूव किया जाएगा, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर या मैनेजर DGMS। चीफ इंस्पेक्टर विल बी द राइट आंसर, इसको आपको याद रखना है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा, एट व्हाट परसेंटेज ऑफ मीथेन इन अंडरग्राउंड माइंस इलेक्ट्रिसिटी शुड बी कट ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि कितना मीथेन का परसेंटेज अगर अंडरग्राउंड माइंस में है तो इलेक्ट्रिसिटी को काट दिया जाएगा जहाँ पे उसका प्रेजेंस अगर इससे ज़्यादा हुआ तो, यानी कि 1.25%, मोर देन 1.25% या फिर लेस देन 1.25% या फिर मोर देन 1.5%। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑलराइट, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मोर देन 1.25%, यानी कि
किसी भी माइन के किसी भी प्लेस में अगर 1.25% से ज़्यादा मीथेन पाया जा रहा है, इसका मतलब है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो मीथेन एमिशन है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे वेंटिलेशन डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, सडन राइज हो जाएगा मीथेन के लेवल में, बड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे पूछी गई थी क्वेश्चन में, और वहाँ पे आप जो है अगर इससे ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रिसिटी को काट दिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे सोर्स ऑफ इग्निशन अगर हम देखें मीथेन का, ठीक है, सोर्स ऑफ इग्निशन अगर हम देखें, सोर्स ऑफ इग्निशन ऑफ मीथेन इन माइंस, तो ये भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आ सकता है। पहला ऑप्शन आपको जैसे मैं बता दूं, ब्लोन आउट शॉट। ठीक है, ये सब इनके द्वारा हो सकता है। ठीक है, इग्निशन हो सकता है, सोर्स ऑफ इग्निशन ही बता रही हूँ मैं मीथेन के कारण। ब्लोन आउट शॉट हो सकता है, केबल बर्स्ट हो सकता है। ठीक है, स्पार्क्स हो सकते हैं, स्पार्क लग सकते हैं इलेक्ट्रिकल अपैरेटस से, और आपका सेफ्टी लैम्प डैमेज हो जाए तब, सेफ्टी लैम्प डैमेज हो जाए, या लाइटिंग फायर, मान लीजिए किसी तरीके से फायर लग जाती है माइन में, या वेल्डिंग के द्वारा, ठीक है, आग लग गई माइंस में, तो ये सारे जो है आपके सोर्स हो जाएंगे इग्निशन के। ठीक है, तो ये याद रखना आपको इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो ये हो गया आपके 10 के दम राउंड 6। 10 के दम राउंड 6 में मुझे बताइए कि आपने कितना स्कोर करा है आउट ऑफ 10। ठीक है, जल्दी से बताओ। ओके, साथ ही साथ ये बताओ कि मज़ा आ रहा है कि नहीं। आपके लिए देखो एक क्वेश्चन है, नॉर्मल एम्बिएंट एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस कंटेनिंग व्हाट परसेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऑक्सीजन का परसेंटेज और नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होना चाहिए नॉर्मल एम्बिएंट एयर में। ठीक है, तो इसमें जो है मिक्सचर होता है गैसेस का, जिसमें आपका ऑक्सीजन इतना परसेंटेज होता है और नाइट्रोजन इतना परसेंटेज होता है, तो ये आपको बताना है। जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और स्कोर भी बताइए साथ साथ। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत लगी हो, परेशानी लगी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और या फिर दिए गए नंबर व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको कोर्स के बारे में कोई जानकारी लेनी है तो। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट 10 के दम राउंड में। और फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, हमारे करियर इन एक्शन सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लिए। मंडे टू फ्राइडे डेली क्विज होते हैं, उसको अटेम्प्ट किया करिए। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू एट द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।